हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सजग है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा भी पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोरोना पर सारे दलों का एकजुट होना हरियाणा के लिए सुखद एहसास है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूत बनाने के लिए और आगे का रणनीति तैयार करने के लिए गुरुवार को सरकार और विपक्षी दल के नेता एक साथ बैठे और चर्चा की। हालांकि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, चाहे वो गेहूं खरीद का मुद्दा हो या फिर कोरोना पर आगे की रणनीति। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल कर रहे थे। सीएम ने कोरोना को लेकर प्रदेश की स्थिति सबके सामने रखी। किसानों की गेहूं खरीद को लेकर सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में सभी दल एक साथ हैं। ऑल पार्टी की मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई है। उसमें मुख्यमंत्री जी ने जो सारी आज प्रदेश की स्थिति है वो सारी बताई और विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी अपनी बात कही और उन्होंने जो परचेज हो रही है उसके बारे में उनकी कुछ बातें थी, उसका उनको जवाब दिया गया, उनको बताया और सबने यही कहा कि इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे। नहीं, उसका पूरा जवाब दे दिया कि प्रोक्योरमेंट ठीक चल रही है। लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और बाकी भी जो भी बाकी समय रहता है उसमें वो हो जाएगी। उनको हमने सारा डाटा सहित सब कुछ बता दिया। अनिल विज ने बताया कि विपक्ष के नेताओं के सवालों का सरकार के तरफ से जवाब दिया गया, चाहे वो कोरोना को लेकर सवाल हो या फिर बॉर्डर सील करने का फैसला। विज ने साफ साफ कह दिया कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश के लोगों को बचाने की है। कोरोना के बारे में मैंने उनको सारा बता दिया कि हमारा जो रिकवरी रेट है केरला के बाद दूसरे नंबर पर है। आज लगभग 72% हमारा रिकवरी रेट है और अगर बाहर से हमारा ये संक्रमण नहीं होता तो जिस ढंग से हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं तो 10-15 दिन में हम कोरोना फ्री हो सकते हैं अगर बाहर से संक्रमण नहीं होता। और इसीलिए जो दिल्ली के साथ लगती सीमाएं हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया और ताकि हमको मेरा इंटरेस्ट पहले मुझे अपने प्रदेश के लोगों को बचाना है। हालांकि ये बीमारी जो है वैश्विक है, सबने मिलकर लड़नी है। अगर दिल्ली को कोई ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे, लेकिन पहले मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं अपने प्रदेश के लोगों को बचाऊं। ये हमने उनको बताया। देखिए, जो एसेंशियल सर्विसेज जो लेकर जाएगा उसका बॉर्डर पर ही रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट किया जाएगा, तो किसी को आने दिया जाएगा, तो किसी को जाने दिया जाएगा। तो वहीं दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को वापस लाने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार MHA की गाइडलाइन फॉलो करेगी। उसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उसके लिए MHA की गाइडलाइन आ गई है जी। उसके ऊपर नोडल अधिकारी सारी स्टेटों ने अपने अपने अपॉइंट कर दिए हैं जी। और वो सारा डाटा लेंगे डिप्टी कमिश्नर से और जिस स्टेट के होंगे उनसे बात करके उनको फिर भेजने का इंतजाम। हरियाणा के जो बाहर वो सारा डाटा बाहर वाले भी लेंगे जी। और हम भी लेंगे। वो MHA की गाइडलाइन आ गई। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे बड़े संकट पर राजनीति से इतर सब कुछ भूलकर सभी नेता एक साथ आए और कोरोना को कैसे हराएं, इसके लिए आगे की रणनीति तैयार की। चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार की अब तक की रणनीति कितनी कारगर रही है और आगे क्या करने की आवश्यकता है।
चलिए, तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और सोमवीर आर्य साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी। डॉक्टर शालिनी यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। योगेश जी, आपके साथ चर्चा का आगाज कर रहे हैं। अगर ओवरऑल देखें तो देश में हरियाणा की स्थिति फिलहाल बहुत बेहतर है कई राज्यों से, लेकिन आज जो फैसले हुए सर्वदलीय बैठक में और उसके बाद फिर कैबिनेट की मीटिंग में, आपको लग रहा है कि रणनीति सही दिशा में जा रही है? ये जो फैसले किए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण फैसले, और इन सबसे ऊपर क्या ये बहुत सुखद है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट है इस वक्त मुसीबत की घड़ी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऋषि कपूर जी को और इरफान जी को श्रद्धांजलि दूंगा। एक बड़ा लॉस है नेशन के लिए। और उसके बाद मैं खुशी जाहिर करता हूं, पहली बार हरियाणा की राजनीति को रादर में सैल्यूट करता हूं कि ये लोग किसी एक मुद्दे पे जब इन्हें लगा कि ये अब हरियाणा खतरे में है, तो ये सब के सब लोग एक मंच पे हैं और नजर भी आ रहे हैं और करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और जो पहले भी, अगर हम पहले से थोड़ा सा पीछे से भी अगर चलेंगे, तो कहीं भी अखबारों में या बयानों में हमें कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि हरियाणा का अपोजिशन या हरियाणा का रूलिंग पार्टी या कोई और भी कोई सामाजिक जो दल हैं वो भी कहीं पे ऐसे नजर नहीं आए कि वो भटकी हुई दिशा में काम कर रहे हैं। बल्कि कई जगह तो आपको ये तारीफ करनी चाहिए, अखबार और टीवी कर भी रहे हैं, कि जो हमारे जो संस्थान, छोटे छोटे संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो काम किया करती हैं आम लोगों के लिए, उन लोगों ने भी ऐसे टाइम पे आगे बढ़ के अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा जुटा के, अपनी हैसियत से ज्यादा काम करके लोगों के लिए एक अच्छी दिशा दी है। पर ऐसा मैं ये नहीं मानता कि ये पहली बार है। एक हिंदुस्तान के खून में है ये चीज। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की कि जब जब कभी आफत आएगी, और ऐसी आफत जो बाहर की नजर आएगी, उस पे सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं। तो ये एकजुट होना हमारे नेचर में है, हमारे खून में है, और इस ही जो नेचर की वजह से ही हम गुड़गांव भी, हरियाणा भी सारा का सारा एक साफ सुथरा और अच्छी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो आपने बात की, उस पर मैं एक बात और मैं लोगों के लिए कनेक्ट करने के लिए ये बता देता हूँ कि कई बार होता है कि घर में 5 भाई होते हैं, तो पांचों में आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, लेकिन जैसे ही कोई बाहर वाला अटैक करता है, ये पांचों जिनमें आपस में लड़ाई हो, पांचों एक हो जाते हैं। तो इस वक्त जरूरत यही है कि आपसी मतभेद भुलाकर, शालिनी जी, बहुत सारे फैसले आज हुए, उनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं जो हालांकि अभी उनकी पुष्टि होनी बाकी है, कुछ फैसलों की, कि जैसे बसेस का किराया बढ़ाया जाएगा, पेट्रोल पर जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें वो बढ़ाई जा सकती हैं, जो सरकार आगे गाड़ियां खरीदने वाली थी फिलहाल उनको रोक दिया गया है, शराब की पर बोतल पर 1 रुपए का सेस लगाने का फैसला किया गया। ये कुछ फैसले हैं, इनमें से कुछ अभी अपुष्ट भी हैं, ये बहुत जरूरी भी है। शालिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं टीम से बोलूंगा जरा इसको दुरुस्त करें, उसके बाद फिर आऊंगा आपके पास सवाल का जवाब। चलिए, आ गई आवाज, बोलिए शालिनी जी। हाँ, अब आपको सुन रही मेरी जी? आवाज? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, इस वक्त जो सरकारें जितनी बड़ी महामारी से डील कर रही हैं, सारे विश्व भर की, सिर्फ भारत की नहीं, उसमें इससे डील करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो फंड की जरूरत है, फाइनेंसेस की जरूरत है, क्योंकि जिस स्केल पे ये लड़ाई लड़ी जाने वाली है या जा रही है, बिल्कुल एक युद्ध स्तर पे ये लड़ाई हो रही है। तो फंड्स सरकारों के पास होना, और इस वक्त एक्स्ट्रा फंड्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही फंड्स हैं जिनकी वजह से जिनके थ्रू सरकार वापस इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाएगी, जिनके थ्रू जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें हर किसी तक पहुंचना, टेस्टिंग कराना, टेस्टिंग को अफोर्डेबल बनाना, ये सब चीजें जो हैं वो सरकार के पास जब राजस्व होगा तभी वो जनता के लिए डिप्लॉय कर पाएगी उनको। तो ये जो चीजें हैं, जिस तरह से लिकर पे थोड़ा टैक्स बढ़ाना, जिनको नॉन एसेंशियल आइटम्स कंसिडर किया जाता है, एक तरीके से लग्जरी आइटम्स भी माना जाता है,
तो उनके ऊपर टैक्स कलेक्ट करना, ये मैं मानती हूँ कि ये ही कुछ ऐसे साधन होते हैं सरकारों के पास जो वो बगैर किसी स्ट्रेन डाले लोगों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो बहुत ही जरूरी है इस वक्त कि सरकारों के पास अपना फंड हो। देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई उस वक्त पीएम केयर्स फंड भी चालू किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसी महामारी से लड़ने के लिए। ठीक, और इस माहौल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एकजुट होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तभी इस को अच्छे से टक्कर दे पाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कई बार ऐसा वक्त आता है जब आपको अपनी पॉलिटिकल गेम प्लान या अपने पॉलिटिकल एम पीछे रख कर देश के एम आगे रखने पड़ते हैं। और जब जनता की जान की बारी आती है, जहां जनता के सर्वाइवल की बारी आती है, वहां देश के सर्वाइवल की बारी आती है, इकोनॉमी के सर्वाइवल की बारी आती है, तो हर किसी को एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक युद्ध स्तर की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, इसलिए अगर हम एक दूसरे को पीछे खींचेंगे तो नुकसान देश का ही होगा और नुकसान हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी होगा। अगर हम देखें आगे चल के लॉन्ग टर्म में, अगर देश पीछे होता है, अगर देश इस वक्त इस महामारी से डील नहीं कर पाएगा, उसके लिए जो संसाधन जरूरी है उनको नहीं बटोर पाएगा और एकजुट होके लड़ नहीं पाएगा इससे, तो आगे भी कोई भविष्य है नहीं जिसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे या जिसके लिए हम बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर पाएंगे। हर चीज बिखर जाएगी। इस वक्त पूरा विश्व जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से भी डील कर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस पर आएंगे, उससे पहले सोमवीर जी, इसको कैसे देखते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति जहां इंसान और इंसानियत दोनों खतरे में है, जहां देश खतरे में है, जहां लोग खतरे में है, वहां सारी पॉलिटिकल पार्टी सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, जो सर्वदलीय बैठक है, ऑल पार्टी मीटिंग, ये हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती और सदियों से, जब से लोकतंत्र हुआ है तब से चली आ रही है। तो आज जो मीटिंग हुई है सर्वदलीय मीटिंग का मतलब ये है कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी है उसके प्रतिनिधि यानी पूरी जनता का प्रतिनिधित्व, जो भी वहां विचार व्यक्त होंगे, जो भी वहां पे सुझाव दिए जाएंगे, जो भी वहां पे कार्यक्रम किया जाएगा, जो भी वहां कानून बनाए जाएंगे या सजेशन दिया जाएगा, वो पूरी जनता का एक रिफ्लेक्शन, एक परछाई है, उनकी आवाज है। तो आज ये जो ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और मैं इसमें विपक्षी पार्टियों का भी बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर, ना अपने राजनीतिक भेदभाव बुला के, और उन्हें इकट्ठा होके और बहुत अच्छा आज वो किया। जितने भी आज जो उन्होंने कानून बनाए हैं या बनाने का जो सुझाव दिए हैं वो सरकार मानेगी। अब दूसरी बात यह है कि इस कोरोना के साथ साथ देखिए किसानों की लड़ाई भी थोड़ी सी है। किसानों का फसल निकल गई, उनको पैसे की जरूरत है, तो वो मैनेज करना बहुत जरूरी है और वो मुद्दा बड़ी गंभीरता से उठाएगा। इसलिए हम विपक्ष को भी और सरकार को भी इसमें बधाई के पात्र हैं दोनों। और दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं जो भी सजेशन भेजती रहती है, जो सुझाव सरकार के पास भेजते रहते हैं, वो सब प्रशंसनीय है। तीसरी जो बात आर्थिक की बात की थी, जो आर्थिक स्थिति की, वो भी जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने थोड़ा सा उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। हमारी जो सरकार है, हरियाणा की सरकार, इसमें ये बड़ी चुस्त दुरुस्त कर रही है। हम ये प्रशंसा करते हैं इसकी। देखिए, हम सरकार की आलोचना भी करते हैं कई बार, लेकिन ये जो अब कोरोना की लड़ाई है, इसमें चाहे वो बाहर के मजदूर थे उनको विस्थापित करना था, चाहे हमारे मजदूर थे उनको खाने पीने का करना था, चाहे हमारे स्टूडेंट स्वयं को लाने का था, या जो भी था लॉकडाउन करना था, जो भी कर्फ्यू लगाना था, जहां जरूरी समझा वहां बिल्कुल ठीक है। और अभी रिसेंटली जो कल परसों ही फरीदाबाद से और जो गुड़गांव, आज बल्कि फरीदाबाद से गुड़गांव को भी सील किया गया है, तो ये एहतियाती तौर पे ये सरकार के बहुत अच्छे कदम है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार और हमें बाकी चीजों पे आएंगे सोमवीर जी, बाकी चीजों पर एक एक करके आएंगे, जो आपके पास आऊंगा। बाकी चीजों पर जब चर्चा करेंगे, सीमाओं को सील करने पर, तो आएंगे। अच्छा, लेकिन मैं ना पिछले कुछ दिनों से ये बार बार उठा रहा हूं, कौशिक साहब आपसे भी सवाल पूछूंगा और बाकी लोगों से भी यही सवाल है कि क्या इस लॉकडाउन के बाद जब इकोनॉमी को रिवाइवल की जरूरत होगी, या अभी भी जो इकोनॉमी को बूस्ट देने की जरूरत है, मेरे मन में बार बार एक प्रश्न आ रहा है कि क्या ये वक्त है, शालिनी जी इस सवाल आपसे भी है, लेकिन पहले योगेश जी से जवाब लूंगा,
कि जो शेल्टर होम में बड़ी संख्या में, बड़े तादाद में मजदूर फंसे हुए हैं और इनके घर वाले भी अपने अपने, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, वहां वो भी फंसे हुए हैं। इस वक्त क्या दोनों की मनोदशा ये होगी कि काश ये अपने घर पे ही काम कर रहा होता तो आज हमारा लड़का, आज हमारी बहू, आज हमारा परिवार फंसा नहीं होता। तो ये वक्त है कि इनको हम उन्हीं शेल्टर होम्स में मधुमक्खी पालन, मछली पालन, हर्ब्स उगाना, फूल उगाना, इस तरह की चीजें, घड़ी बनाना, मोबाइल रिपेयर करना, जिसकी जो इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें सिखा दें और इनको हम थोड़ा सा बता दें कि अभी यहां से घर गए तो आप कैसे सरकारी मदद आप ले सकते हैं, ताकि यहां से घर लौटते ही ग्रामीण इलाकों से आपको एक ऐसा बूस्ट मिलेगा जो आपकी इकोनॉमी को ताकत दे सकता है। योगेश जी, क्या ऐसा होना चाहिए, हो सकता है? देखिए, मैं आपके बहुत ही बढ़िया आपने सवाल किया है। जब भी कभी कोई समस्या आती है और खास तौर पर बहुत बड़ी जब भी समस्या आती है तो वो अपॉर्चुनिटी भी साथ के साथ लेके आती है। और अब ये जो बड़ी समस्या आई है, इसमें मैं सिर्फ अभी पॉलिटिशियंस को ही हम बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन इसमें हरियाणा का स्पेशली जो आम जागरूक नागरिक है वो भी बधाई का पात्र है। अगर आप ध्यान से देखें तो और स्टेट्स में लॉकडाउन तोड़ना और उल्टी सीधी हरकतें करना बहुत हैं, हरियाणा में आपको एक भी नहीं मिलेगी। शायद इक्का दुक्का लट से काम चल गया है। तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ का, जिसको बेवकूफ कहा करते हैं अक्सर लोग, वो एक समझदार नागरिक है यहाँ का। नंबर 1। नंबर 2 पार्ट अब जो आपने कहा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और जिसके लिए मैं एटलीस्ट मैं मोदी जी से आज पहली बार उम्मीद ये करके चलता हूं कि वो अगर अपना विजन रखते हैं, जो कि वो रखते हैं कई बार अपना विजन किसी ना किसी चीज में, क्योंकि उनका मैंने भाषण एक सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये अपॉर्चुनिटी 2 तरीके से है, मैं उसी पे बात करूंगा जो आपने कही है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो जो आपने ये बोले हैं, इसमें आपने एक फार्मिंग ऐड नहीं की है, वो एग फार्मिंग की भी है, वो दूसरी जो ये छोटा सा बकरी वगैरह ये जो पालते हैं, ये भी है। ये सारा का सारा गांव रूरल बेस्ड सारी की सारी इकोनॉमी है और ये आसमान पे जा सकती है और दुनिया में हम कहीं भी इससे में ऊपर एक उछाल मार सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात करता हूं, ये जितने बिजनेस हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे लॉस मेकिंग बिजनेस हैं। सिर्फ शहद को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ना के बराबर है। अदरवाइज जो एग फार्मिंग है वो लॉस मेकिंग है, पिगरी फार्म्स जो एक्सपोर्ट करते हैं वो तो प्रॉफिट मेकिंग जरूर है। उसके अलावा अगर आप ये चिकन वाला तो बेचारों का मतलब बर्बाद, 40 रुपए किलो चिकन बेच रहे थे लोग, बताओ कैसे गुजारा होता? वो तो अभी, हाँ अभी नहीं, अभी इससे पहले भी, इससे पहले ही लोग रोड पे आ चुके थे। अंडे का भाव जो उसको 3 रुपए का पड़ रहा है वो उसको 2 रुपए का बेचना पड़ रहा है। क्या हम उनको फूलों की खेती करना सिखा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ घड़ी बनाना सिखा सकते हैं? काबिल है, वो काबिल है। मोबाइल बनाना और रिपेयर करना सिखा सकते हैं? वो काबिलियत है, वो काबिल हैं। लेकिन मेन चीज जहां पे आती है, अगर गवर्नमेंट, जो हम बार बार बात किया करते हैं कि फार्मिंग का रेट फार्मर खुद तय करे कि भी मेरा अंडा 3 रुपए का है, आप मुझे 3 रुपए 10 पैसे, 3 रुपए 15 पैसे, 3 रुपए 20 पैसे दे दीजिए बस। अगर वो गवर्नमेंट ने कर दिया तो मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी हम कहीं भी कोई भी चीज एक्सपोर्ट करने की हैसियत रखते हैं। ठीक है शालिनी जी, क्या हम स्किल इंडिया जो करते रहते हैं, ये हमारे पास वक्त है कि ये 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपने इनको रखा हुआ है शेल्टर होम्स में, यहीं पे इनको स्किल्ड कर दो आप और इनको रास्ता भी बता दो। सिर्फ स्किल करने से नहीं होगा, इनको उसके लिए जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट या सब्सिडी की जरूरत होती है वो कैसे मिलेगी, वो रास्ता क्या है वो भी आप बता दीजिए। क्या इसको हम हिंदुस्तान को स्किल करने की एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं? जी गौरव, देखिए मेरा मानना है कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी छिपी है, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए अभी यूएन का भी जो एस्टिमेट है वो यही कहना है कि इकोनॉमी बाकी दुनिया की काफी बुरी तरह से हिट होंगी, लेकिन 2 इकोनॉमीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखा जा रहा है, उनमें से एक चाइना है और एक इंडिया है। तो इंडिया के पास ये जो मौका आया है, और मेरा मानना है कि खासकर कि मोदी जी के पास जो एक मौका आया है एक लीडर के तौर पे, ये बहुत ही कम लोगों को इतिहास किसी लीडर को ये मौका देता है कि किसी भी चीज को बिल्कुल जीरो से दोबारा बना के खड़ा कर देना। अब ये उनके विजन पे डिपेंड करता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कितना यूज कर पाते हैं और देश को किस तरीके से उन
पैरामीटर से या उन एरियाज पे फोकस करके जहाँ पे जो हमारी कमजोरी रही है और जो एक नया आगे आने वाला जो विश्व है, जो उसकी डिमांड है, उसके हिसाब से उसके अनुरूप तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मेरा मानना है कि स्किल इंडिया की जो बात आप कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है और वो जरूर होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा मेरे को लगता है ये जो एक टाइम है ना, ये इंडिविजुअल लीडरशिप का नहीं, ये कलेक्टिव लीडरशिप का टाइम है। और कलेक्टिव लीडरशिप के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि हर तरीके के लोग जो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अपनी काबिलियत रखते हैं, वो देश के लिए इस वक्त आगे आए, उनके टीम्स बने, उनके जो विचार हैं उनको साथ में रखा जाए कि किस तरीके से इस चैलेंज के बाद भारत एक नए भारत का निर्माण कर सकता है। और उसमें जो प्रपोजल जैसे आपने लिए हैं कि स्किल इंडिया के प्रपोजल, वो सारे आइडियाज आ सकते हैं। ये वक्त है कि हम नॉवल आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज को ढूंढें। ये वक्त दिया है हमें, जिस तरह से आप कहिए कि पृथ्वी या पूरा सिस्टम एक बार वो रुक गया है, रुक के जो ये गैप आ गया है, आपको ये जो टाइम मिल रहा है, इसको आप वेकेशन कह लीजिए, हॉलीडे कह लीजिए, टाइम फॉर रीथिंकिंग, रीइन्वेंटिंग कह लीजिए, मैं इसको ये वक्त मानती हूँ। और इसके बाद आप यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जब हट जाएगा तो इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करेंगे। देखिए अभी भी जो जिस तरह से चीजें रुकी थी, तो कई नई अपॉर्चुनिटीज अपने आप पैदा हुई है। ऑनलाइन का जो क्षेत्र है, चाहे उसमें एजुकेशन हो चाहे लर्निंग हो, वो अपने आप में काफी आगे बढ़ा है। तो मैं जो ये सजेशन दे रहा हूँ उसका एक स्पेसिफिक रीजन भी है। एक तो अभी माइंडसेट उनकी फैमिलीज का भी जो दूर बैठे हैं, दूसरा मजदूरों का भी जो यहाँ फंसे हुए हैं कि अपने घर में काम कर रहे होते तो शायद अभी फंसते नहीं। और उसका एक स्पेसिफिक रीजन ये है कि वो जो बैठे हैं अपने परिवारों से दूर, उनको 1 महीने 1.5 महीने बिताना है और वो बिता रहे हैं, उसमें वो एक अलग तरह के मेंटल प्रेशर में है, वो बोरियत महसूस कर सकते हैं, वो प्रेशर में है। तो इस दौरान अगर हम उनको स्किल्ड कर दें और उनमें से 50% भी जाकर अगर गांव में ये स्टार्ट करते हैं तो रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकते हैं हम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए रूरल इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ स्किलिंग और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली भी उसमें आपको इनपुट देना पड़ेगा। उनको आपको कुछ तरह किसी माइक्रो फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी कि वो जाके जो स्किल्स उन्होंने सीखी है उनसे कुछ सेटअप करके कुछ बना सके। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि लोगों का परिवार से दूर रहना और उनके परिवारों का ये सोचना कि काश के घर पे ही हों, तो गौरव ये पैंडेमिक्स या किसी भी तरह के क्राइसिस के दौरान, चाहे वॉर्स हों, चाहे सिविल वॉर्स हों, चाहे दूसरे कंट्रीज में, ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि उस वक्त जो फैमिलीज होती हैं वो हमेशा यही सोचती हैं कि काश हमारे लोगों को इतना दूर ना जाना पड़ता। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चीजें फिर पटरी पे आने लगती हैं और जहां पे भी रोजगार अवेलेबल होता है, लोग वहीं पे चले जाते हैं दोबारा। तो अगर आपका ये कहना है कि हाँ ये रूरल सेक्टर को मजबूत बनाने का एक बहुत अच्छा वक्त है, तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा वक्त है। इनफैक्ट गौरव एक सुझाव मेरी तरफ से भी है जो मुझे लगता है कि इस वक्त जो आगे इंडिया में जो विश्व को जरूरत है, देखिए एक तो वो मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत होगी हर तरीके से। उसमें भारत जो है जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो हमारा मैन पावर है। हम अपने मैन पावर को, और दूसरा हमारा जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज इंडस्ट्री का जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। आप देख रहे हैं कि अभी भी जो वैक्सीनेशन सबसे पहले शायद निकल के आ रही है वो इंडिया से ही निकल के आ रही है। तो हम लोगों ने जो कई चीजों में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हीं चीजों को अब आगे बढ़ाने का वक्त आया है। एग्रीकल्चर की जहां तक बात है, सब जगह पूरे विश्व में इस वक्त फूड इन्फ्लेशन हो रखा है कि खाने के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, खाने की कमी भी आएगी। जब हम इतना बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं राइस का, तो मैं इस वक्त एक इंटरवेंशन यहाँ पे ये करना चाहूंगी गौरव कि ये देखा गया है कि जब हम वायु प्रदूषण की बात करते थे हर साल की पराली जलाई जाती है, तो हमेशा इस प्रॉब्लम से हम डील कर रहे होते थे। ये कहते थे कि सरकारों की जो नीतियां हैं वो बदलने की वजह से अब किसान राइस उगाता है, देर से उगाता है, देर से उगाने की वजह से वो बाद में जल्दी में होता है जलाने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे पास चीजों को बदलने का। डिपेंड करता है कैसे मार्केट करते हैं, क्योंकि देखिए चावल जब हम उगा रहे हैं तो उसमें हम पानी की भी बहुत वेस्टेज कर रहे हैं, हमको सबको पता है। जबकि हमारे नेटिव क्रॉप, स्पेशली जहाँ हरियाणा की बात करते हैं, हमारे नेटिव क्रॉप्स जो थे वो जौ बाजरा वगैरह जो थे, इस तरह के क्रॉप्स जो हैं वो विटामिन वाइज भी बहुत मिनरल्स और विटामिन में बहुत ही ज्यादा उम्दा है।
और पूरा विश्व जो है, अब स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो हमारे मार्केट्स हो सकते हैं, उनमें अगर ये चीज हम आगे बेच सकें, अगर हम ये उगा सके, तो ये हमारे कई मल्टीपल लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी और साथ में विश्व को एक नई दिशा भी भारत देगा और हमारी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। हमें वापस उन चीजों पे जाना जरूरी है। अगर चाहे तो हम हर्ब्स की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, जो आगे आने वाले टाइम में, और इस वक्त भी दुनिया देख रहा है उनके हर्ब्स की तरफ, स्पाइसेस की तरफ, उनकी डिमांड्स बढ़ी हैं इस दौरान, वो भी हम कर सकते हैं। एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुकना होगा क्योंकि इस पर सोमवीर आर्य जी से चर्चा पहले हो चुकी है, तो ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और कोरोना से जुड़ी हुई चीजों पर चर्चा करेंगे और जिबिट को आगे जब लेके चलेंगे तो चर्चा एक ये भी करेंगे कि इस वक्त और क्या कर सकता है आम आदमी भी, प्रशासन भी, और सरकारों को क्या करने की आवश्यकता है, वो भी करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के उस पार। आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मिलकर कोरोना की जंग जीतेंगे, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है वो ये कि इस वक्त सरकार के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है हरियाणा में, विपक्ष के भी, वो सब कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए, कोरोना से टकराने के लिए तैयार हैं। सोमवीर जी, अभी सीमाओं को सील करने का आप जिक्र कर रहे थे कि फरीदाबाद की सीमा, गुड़गांव की सीमा और दिल्ली से लगती हुई बाकी सीमाएं, सोनीपत की, वो सब सील करना, वो कितना इंपॉर्टेंट फैसला आप देखते हैं? क्योंकि आज भी अनिल विज ने कहा है कि ठीक है ये वैश्विक महामारी है, हम दिल्ली को जरूरत पड़ेगी तो मदद करेंगे, लेकिन पहले अपना राज्य देखना है मुझे। देखिए गौरव जी, बहुत जरूरी है ये देखिए ऐसा है कि हमारा ज्वाइनिंग जो सिटी है, जो हमारी राजधानी दिल्ली है, इसमें कोरोना बहुत फैला। देखिए सबसे ज्यादा खतरनाक काम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो दिल्ली से हमारा शाम सुबह का डेली कनेक्शन है। दिल्ली पैसेंजर लाखों की तादाद में हरियाणा से रोज सुबह जाते हैं या दिल्ली आते हैं, या दिल्ली से हरियाणा जाते हैं। तो ये जो एक स्पीड का जो प्रोग्राम बन चुका था, एक सिस्टम बन चुका था, उसको रोकने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। और देखिए ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि थोड़ी बहुत तकलीफें हमें उठानी पड़ेंगी। ये जॉब भी करने में भी दिक्कत आएगी, बिजनेस में भी दिक्कत आएगी। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काफी कारगर सिद्ध होगा। और हमारी एक सबसे बड़ी है कि रिकवरी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा जो है सरकार का डिसीजन है। और देखिए गौरव जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कौशिक सर ने एक बात बताई, उसको और बढ़ाना चाहता हूँ। कौशिक साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि आम आदमी जो था ना, जो प्रबुद्ध जो नागरिक था, सरकारों के साथ साथ, डॉक्टरों के साथ साथ, सुरक्षा बलों के साथ साथ, मैं इससे आगे कहना चाहता हूँ कि आम आदमी जो रोज का रोज कमाता था, मजदूर है या रोज का कमाता है, रेहड़ी लगाता है, वो आदमी भी देखिए कितना शांति से बैठा है, कितना और दूसरे जो लोग हैं जो समर्थ है, उनको खिलाने पिलाने के, हेल्प करने के, वो भी उनकी सहायता कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी ने एक बार आह्वान किया कि भाई 24 को आह्वान किया कि तब तक रहेगा, अब 3 के लिए कर दिया। अब 3 के लिए लोग तैयार है, लेकिन आप ये देखिए, नोट कीजिए कि लोग कोई भड़क नहीं रहा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, मेडिकल का इतनी सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, सिर्फ एक ही साधन है, एक ही तरीका है इस बीमारी से बचने के लिए, और वो है लॉकडाउन। और लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो बड़ी हिम्मत है, वो भी प्रशंसा के काबिल है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए पूरे वर्ल्ड में तो हमारा इंडिया में परमपिता परमात्मा की कृपा और कुछ हमारे सरकारों की, दूसरी संस्थाओं की, विपक्षियों की, आम जनता की एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, मिलकर लड़ाई लड़ी। तो वर्ल्ड में हमारा जो अच्छी कंट्रीज है, जो संसाधन है, पैसे वाले लोग हैं, उनसे हमारी बेटर है। दिल्ली देश में, हमारे भारत में, हमारे हरियाणा की बहुत अच्छी पोजीशन है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा ये एडजॉइनिंग जो दिल्ली के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें फैला, अदरवाइज जैसे झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, यहाँ पर नामात्र है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सील वाला जो किया है, ये बहुत अच्छा फैसला है। और ये ठीक है, ये बात आपकी है कि इस चीज से क्या है कि थोड़ा सा अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि दूध, सब्जियां रोज की रोज जो हरियाणा से सप्लाई होती थी वो नहीं हो पाएंगी, तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। लेकिन ये अर्थव्यवस्था तो गौरव जी बाद की बात है, साथ साथ हालांकि सरकार भी चिंता कर रही है। और दूसरा जो आपने एक बात बताई थी, जो ये जो स्किल वाली,
ये स्किल वाली का ये है कि आज हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, ये समझ लीजिए एकता दिखाने का और आगे बढ़ने का। क्योंकि हम ये सोच सकते हैं कि अगर एक साधन रुकता है, एक गली दरवाजा बंद होता है, एक गली बंद होती है तो दूसरी गली खुल जाती है। तो ये दूसरी गली खुलने के आप समझ लीजिए, मौका समझ लीजिए कि इनको स्किल कीजिए जहां है इनको। अभी चलो काम शुरू नहीं हो पाएगा, ठीक कौशिक साहब ठीक कह रहे हैं कि अभी कोई अर्निंग नहीं हो पाएगी इनसे, कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है ये, लेकिन इसके बावजूद भी एक गाइडलाइन, एक लाइट हमें रोशनी तो नजर आएगी। और हम इनको जब तक ये लोग इसमें है, शेल्टर है, इनको एक बड़ी प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी। इसमें बहुत कुछ हो सकता है अगर सरकार इस दिशा में, सोमवीर जी, पूरा प्रशासन लगाना पड़े। सोमवीर जी, अगर इस दिशा में सरकार पॉजिटिवली सोचे, इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ हो सकता है। गौरव जी मैं बता रहा हूं, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति सच में है कि ऐसा हो, तो एक तो उनको स्किल कर दीजिए, उनको दूसरा जो पहले से आपकी स्कीम्स हैं जिनके तहत उनको सब्सिडी मिलती है या बाकी चीजें मिलती हैं, इसके अलावा आप पतंजलि जैसे या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको क्या हम ये कह नहीं सकते हैं कि आपको इनसे लेना है, आपको इनसे खरीदना है? क्या हम उनको कह सकते हैं, चाहे डाबर हो, चाहे इस तरह की और भी कंपनियां हैं, हम हर्ब्स उगाने के लिए कह सकते हैं, तुलसी का अर्क आजकल बहुत सारे ब्रांड्स बेच रहे हैं, तो हम तुलसी उगाना सिखा सकते हैं, हर्ब्स। अगर करना चाहे सरकार तो प्रॉपर प्लानिंग, मैंने सिर्फ आइडिया शेयर किया है, अगर पूरा होमवर्क करे सरकार तो किया जा सकता है। सोमवीर जी, आपका जो कहना है ये बहुत ही प्रशंसनीय और आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, वाकई आप कर रहे हो, तो ये आपकी जो एक सजेशन है ये बहुत अच्छी है। बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म मिला, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इन चीजों पर हम गौर कर सकते हैं, इनकी तरफ हम एक कदम रख सकते हैं। हालांकि जैसे कौशिक साहब ने कहा अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी महीने 2 महीने या मान लो ये चलता है तो इतने में कुछ प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट बन सकती है, जैसे कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जिस एक सेंटर होम में कुछ बच्चे ग्रेजुएट हैं, कुछ 10th पास हैं, कुछ थोड़े और छोटे लेबर करने काबिल है, तो इन सब लोगों को एक प्रोजेक्ट के तहत लेके पूरा सिस्टम बना के इनको डेप्यूट किया जा सकता है, इनको काम दिया जा सकता है और इनको समझा जा सकता है। और सोशल डिस्टेंसिंग से देखिए 3 मई के बाद थोड़ा बहुत भी हमें लक्ष्य मिलेगा, तो सोशल डिस्टेंस हमें करना आ गया है, लॉकडाउन आ गया है, सोशल डिस्टेंस करना आ गया, हमें ये बात समझ आ गई जनता को। तो ये लोग अब थोड़ा बहुत काम, हम जितना भी MHA की गाइडलाइन के हिसाब से, सरकार की सुविधा के हिसाब से, जो हमारे एक्सपर्ट, जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक बताएंगे, उस हिसाब से अगर करना चाहेंगे तो अब हमारी ठीक है। कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कौशिक जी, ये जो आर्या साहब कह रहे हैं ना, ये बात काफी हद तक ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐड करके आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो आपने कहा पतंजलि, उसके अलावा डाबर, ये आज के नहीं है, ये सैकड़ों साल पुरानी चीजें हैं। इसके साथ एक लाइन और ऐड कीजिए आप, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। हालांकि आपने जब भी हमें बिठाया, एक ऐसे मंच पे बिठाया है कि हम पॉलिटिशियंस की बुराई करते रहे, लेकिन अब हमें उनकी अच्छाइयां नजर आ रही हैं क्योंकि वो मिलकर देश के लिए सोच रहे हैं। तो मैं उनकी एक खूबसूरत बात बताता हूं। उन्होंने एक बात कही कि अब एक समय आ गया है, एक समय था जब हमने दुनिया को योग बताया, हालांकि योग भी काफी पहले था, बट अब वो बहुत अपर लेवल पे हुआ, बहुत अपर लेवल पे आ गया। ठीक है, अब एक समय आ गया जब हमें दुनिया को आयुर्वेद बताना चाहिए। अब आयुर्वेद का ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आयुर्वेद के कॉलेज भी थे, स्कूल्स भी थे, सब कुछ था, आयुर्वेद की शिक्षा थी, अभी भी है। लोग आयुर्वेद की, ये आयुर्वेद की ही दवाइयां हैं, ठीक है। और मैं हालांकि पतंजलि ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक बात का फिर भी मैं बाबा का आशीर्वाद चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान पे बनाए रखें कि ये जितना इसको फैलाएंगे उससे हमारे हिंदुस्तान को फायदा होगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें मालूम ही नहीं कि इतनी प्रॉफिटेबल हैं, सिर्फ सरकार उनको बताए कि आप यही चीज उगाएं और उसके बाद इसका तेल देखिए तो सही। बाबा को देखिए, वो गिलोई जो ऐसे हमारे यहाँ जंगलों में फ्री में पेड़ से ऐसे लटकी रहती थी और हम उसको पूछते नहीं थे। हाँ। वो गिलोई का अर्क बना के बाबा बेच रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि किसान को नॉलेजेबल बना के और उसकी परचेज के लिए अगर संसाधन जुटा दे सरकार तो ये बहुत होगा। अब इसके साथ तीसरी चीज और ऐड कर दूं मैं, जो आप कह रहे थे कि हर एक की थोड़ी थोड़ी ड्यूटी बनती है, मैं फिर वहीं पे आता हूं। हमारे आज MLA साहब ने, सुधीर सिंगला जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। आज का अखबार अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये कहा कि
ये खाली समय है, इस समय हम क्या करें, इसके बारे में उन्होंने एक अपना ब्लूप्रिंट छोटा सा दिया कि शहर को कैसे ब्यूटीफाई किया जा सकता है, कि निगम वाले लोग ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे लोग जो दूसरी जगह पे नॉलेज रखते हैं वो उस चीज का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके और जब समय आए उसको आगे बढ़ा सकते हैं और उसको पूरे पहले अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में फैलाएं और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं। और मैं गारंटी करता हूं कि आयुर्वेद में आज भी वो ताकत है। अभी तक मैंने कोई दवाई नहीं ली है, हमारे आसपास किसी ने कोई नहीं दवाई ली है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों का सहारा है जो अक्सर मेरी दादी कहा करती थी, मेरे बाबा कहा काढ़ा पियो, यस जियो। ये तो हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि काढ़े का सेवन करिए, वो आपको आपके इम्यून सिस्टम बेहतर करता है। शालिनी जी, ठीक है, काढ़ा, हालांकि ये हम जरूर क्लियर कर दें कि काढ़ा कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन आपका इम्यून बेहतर करने में वो मदद जरूर करता है। खैर, इस वक्त शालिनी जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ क्या नेचर का रिवाइवल जो हम देख रहे हैं वो भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स या यमुना साफ करने के लिए या बाकी साफ करने के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, नहीं हुआ, तो अभी जब वो साफ हो गया है तो हम कुछ ऐसा करें। हो सकता है बहुत क्रांतिकारी करने की जरूरत हो सकता है इतने सारे मजदूर जो देश भर में लॉकडाउन की वजह से बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, मनरेगा के तहत उनको क्रांतिकारी लेवल पे आप लगा दीजिए, उनको काम भी मिल जाएगा। और नदियों के पैरेलल हम नाले बना दें जिससे जो हमारा वेस्ट जाता है नदियों में, अब वो क्योंकि साफ हो चुके हैं, कुछ ऐसा होमवर्क किया जा सकता है, कुछ ऐसा क्रांतिकारी किया जा सकता है। बिल्कुल गौरव, आपके जो सुझाव हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त। क्योंकि जैसे मैं जिस तरह से हम लोगों को जो मौका मिला है इस वक्त चीजें दोबारा बनाने का, एक नए सिरे से बनाने का, वो मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। उस मौके में हमें ये देखना चाहिए कि पुरानी ऐसी कौन सी चीजें थी जिससे क्लाइमेट का भी नुकसान हो रहा है, जिसका असर जो है वो डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे पड़ता है, और ना सिर्फ हमारी हेल्थ पे पड़ता है बल्कि हम जिस तरह के शहरों में रहते हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। तो जहां हम हमेशा अर्बन रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते थे कि किस तरह से शहरों को ठीक किया जाए, जहां हम देखते हैं कि शहरों के अंदर ही फैक्ट्रीज हैं, शहरों के अंदर ही बहुत सारे जो ये गेटोज हैं, जिस तरह के बहुत सारे स्लम्स हैं, इनका रीडेवलपमेंट है। फैक्ट्रीज को हम किस तरह, क्या इस वक्त हम बाहर मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब सब चीजें चल रही थी या चल रही होती हैं तब उस वक्त एकदम से चीजों को रोक देना या रेडिकल स्टेप्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लॉकडाउन ने हमको ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हर चीज एकदम 100% जो है वो एक तरीके से रोक दी गई है। मैं वही कह रही हूँ कि रीस्ट्रक्चरिंग की, इंडिया को रीस्ट्रक्चर करने की, इंडिया को रीथिंक करने की ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नदियों की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत क्लियरली एक है जो हम देख रहे हैं कि नदियां अगर साफ हो गई हैं, कि जो एफ्लुएंट्स हैं, जो फैक्ट्रीज से जो गंदा पानी या जो केमिकल्स इन नदियों में निकलते थे या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से निकलते थे, वो सब रुक गया है। और अभी तक अगर आप देखें कि इससे पहले जो पिछले साल और पिछले से उससे कुछ और साल पहले जो हमने देखा है कि वो एक क्लाइमेट को लेके, वातावरण को लेके, एनवायरनमेंट को लेके एक बहुत बड़ी अवेयरनेस लोगों में आने लगी है। और लोग लेकिन ये सोच रहे थे और सोच के परेशान थे कि इतने रेडिकल चेंजेस कैसे लाए जाएं, हम कैसे ये बदलाव करें। तो मुझे लगता है नेचर ने अपने आप वक्त में अपने आप आपको ये एक मौका दिया है और दिखा रहा है कि किस तरह आप दोबारा एक बार स्टॉप करके चीजों को दोबारा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए हो सकता है कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़े, लेकिन उसके लिए मेरा जरूर ये मानना है, बार बार मैं इस चीज पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपको जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो अर्बन प्लानिंग करते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको आपको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि काफी प्रॉब्लम्स अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी आपकी, जिस तरह से वायु प्रदूषण है, क्योंकि अगर इतना सब होके ये मौका मिलने के बाद अगर हम इस मौके को गवा देते हैं और हम फिर उन्हीं चीजों से उलझ के रह जाते हैं जो हो रही थी, तो मेरा मानना है कि हमने फिर ये अपॉर्चुनिटी गंवा दी।
हम फिर उन्हीं प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी एक और चीज है कि पेस्टिसाइड यूज, इम्यूनिटी लोगों की कम हो जाना, सबसे बड़ी रीजन जो है कोविड-19 में जिस तरह से लोगों को विश्व भर में स्ट्राइक किया है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही था कि लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई। तो जैसे योगेश कौशिक जी कह रहे थे, वो बात बिल्कुल सही है कि आयुर्वेद के थ्रू, लेकिन हमें अपना लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली, अपने शहरों की जीवन शैली, अपनी आर्थिक जिस तरह से हम चीजें, जिस तरह से आर्थिक स्ट्रक्चरिंग हो रखी है हमारी, कि फैक्ट्रीज कहीं है, घर कहीं है, इतना ज्यादा ट्रैवल होता है, ये सब चीजें हमारे पास एक बार रीथिंक करके आराम से सोचने का, चीजें बदलने का वक्त है। ठीक है। अच्छा, नदियों का जब जिक्र कर रहे थे हम शालिनी जी, तो इसमें दो चीजें हमेशा से डिबेट रहती है कि फैक्ट्री वेस्ट और जो हम घरों का वेस्ट जाता है नदियों में, तो घरों से जो वेस्ट नदियों में जाता है वो आज भी जा रहा है। ठीक है, तो ये डिबेट, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि नदियां साफ हो गई हैं। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि घरों का वेस्ट भी नदियों में जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत साफ हो गया है कि फैक्ट्रियों से जो वेस्ट जाता था वो मेजर चंक है उसके प्रदूषित होने का। सोमवीर जी, इस पे आपका जवाब चाहूंगा। तो क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मास्क पहन के, सब प्रिकॉशंस लेके, इसमें बहुत बड़े अगर कदम उठाए जाए, हम हालांकि मैं आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहा हूं, ये बहुत बड़े स्टेप्स होंगे, बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो किया जा सकता है इस वक्त? देखो गौरव जी, कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी विपदा आती है, आदमी बहुत बड़ी मुसीबत आती है, वो कुछ हमें सिखा के जाती है। तो ये जो अभी जो कोरोना आया है, इससे जो हम जूझ रहे हैं, अभी तो निकले नहीं लेकिन जूझ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं उससे, इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। देखिए डिसिप्लिन, पहले क्या था कि कई चीजें ऐसी थी, जैसे आप इस प्रदूषण की बात ले लीजिए, नदी खराब गंदी हो रखी थी, इनकी बात ले लीजिए, गंदगी स्वच्छता की बात ले लीजिए, ये एक आम आदमी की धारणा बनी थी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये इतना बड़ा देश है, किसको समझाएं, पब्लिक नहीं मानती, ये नहीं करता। ये चीज अब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब अगर हमारी इच्छा शक्ति है, जनता की, देशवासियों की, सरकारों की, तो हम हर कुछ कर सकते हैं। हम बिल्कुल स्वच्छ भी रह सकते हैं, हम अपनी नदियों को भी साफ कर सकते हैं, अपने घरों को भी साफ रख सकते हैं, और हम बहुत अनुशासन तरीके से लाइफ को चला सकते हैं। ये हमने अभी इसमें जाना है, देखा है, और बिल्कुल ये सही बात है। दूसरा जो आपने जो बताया, जो कूड़े करकट जो मैला है, वो आपकी बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये कहने में तो बड़ी आसान लगता है, लेकिन ये हमने करना है, हम एक आम आदमी को करना है, जो एक नगरवासी को करना है, एक गांव के व्यक्ति को करना है, एक गांव के पूरे परिवार को करना है। तो ये इसमें सरकार उतना जितना करे उससे नहीं सर, इसमें सरकार की भूमिका है, क्योंकि ये जो हमारे घरों से निकल के वेस्ट जा रहा है वो नदियों में न पहुंचे, ये तो सरकार ही करेगी सर। अब आम आदमी तो जाके नदियों में पहुंचने वाले नाले को मोड़ नहीं सकता ना सर, ये तो सरकार का ही काम है, और ये उनको करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि फैक्ट्रीज के जो वेस्ट जाते हैं वो ना पहुंचे वहां तक। उसके लिए बीच में क्या कर सकते हैं? शालिनी जी कुछ कहना चाह रही, जल्दी से। शालिनी जी बोलिए। शालिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से एक बार जैसे ठीक होता है हम आपके पास आते हैं। योगेश जी, शालिनी जी ने एक बात कही थी, मैं उसी पे आ जाता हूं। वो ये कह रही थी कि हमें ये काम करने, जो भी आ रही है क्या आवाज? हाँ, जो हमने जिक्र किए हैं उनमें पैसे की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अभी मैं बताता हूं क्लियर कट, पैसे की दो जगह इन्वॉल्वमेंट होगी अब इसके बाद, और वो दो जगह में एक जगह तो होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बिगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप क्या करते हैं? बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट 2, 4, 5 करोड़ का लेनदार या लेने वाला नहीं है, उसे पैकेज चाहिए लाखों करोड़ का। और अगर वही लाखों करोड़ के पैकेज को आप सही तरीके से, जो हम बात कर रहे थे, वहां डाइवर्ट करने का एक मादा रखते हैं और एक रिस्क ले सकते हैं, इसमें रिस्क जरूर रहेगा, क्योंकि आप बिल्कुल आउटराइटली एक बहुत ड्रास्टिक स्टेप लेने जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान अकेले के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन ये मेरी गारंटी है, मैं इससे 100% आश्वस्त हूं कि अगर वो पैकेज इन लाइनों में दिए गए, छोटे लोगों को दिए गए, छोटे मींस लोगों को नहीं, मतलब उस लिहाज से मत जाइएगा, मतलब छोटे काम करने वालों को दिए गए, आर्थिक दृष्टिकोण से जो छोटे हैं, कम पैसे वाले हैं, उनको अगर दिए गए, तो जो आपका सपना है, गांधी जी का सपना है, और जो
मोदी जी भी बोलते हैं कई बार कि भाई गांव के लोगों को जो है वहां तक जो है सब कुछ मिलना चाहिए, वो मिल सकता है बशर्ते वो पैकेज तो दिए जाएंगे, आप देखिएगा। बट अगर ये इंडस्ट्रीज के दबाव में आ गए और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में चले गए तो फिर वही पॉल्यूशन, वही सब कुछ। ये पॉल्यूशन जो है ये असल में उसका केमिकल का पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ होती है। मैं जो शुरुआत में सजेशन दे रहा था उससे प्रकृति को भी फायदा है, लोगों को भी फायदा exactly, है और देश को भी फायदा exactly, और मेरे हिसाब से भी चाहे जो मर्जी हो। हम मोदी जी ने कहा था कि हम 27 साल पीछे चले गए, मैं भी मान लेता हूं। 27 के बजाय 30 साल मान लेते हैं हम 30 साल मेहनत करेंगे, लेकिन फिर जो हमारा भारत होगा वो एक उज्जवल भविष्य के साथ होगा। ठीक है, शालिनी जी की आवाज ठीक हो गई है? शालिनी जी आप कुछ कहना चाह रही थी? आपकी तरफ से शायद म्यूट है, अगर इसको आप अनम्यूट कर सकें। चलिए, अभी भी ऑडियो नहीं आ रही है। ठीक है, अब क्योंकि हम इस डिबेट के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, इसलिए वापस आते हैं मुख्यमंत्री पर और वापस आते हैं जिस तरह से विपक्षी दलों ने सहयोग किया है। सोमवीर जी, बहुत सारे फैसले मुख्यमंत्री ले रहे हैं, बहुत सारे फैसले में विपक्ष जो है अगर ऐसा है तो उसमें एक ध्यान दिलाता हूं मैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि राजकोषीय संकट के तहत कर्ज लेने में सरकार कोई संकोच ना करे। मतलब वो खड़े हैं इस बात के लिए कि लोगों की भलाई के लिए इस वक्त अगर सरकार को कर्ज लेना भी पड़े तो सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा एक कहूंगा कि एक पॉलिटिकल सिनारियो बन रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही कहा जी कि अगर अब एक बार हम देखो, वही जैसे शालिनी जी ने कहा कि एक बार हम ये समझे जमीन पर आ गए, उससे हमें साफ सुथरी छवि करके ईमानदारी से जो लोन दें, जो उद्योग लगाएं, उसको बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल ट्रेंड करके अगर उसको चलेंगे तो 25-30 साल के बाद बहुत भविष्य उज्जवल होगा। ये बिल्कुल सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की भी बहुत अच्छा सजेशन है। दूसरा जो है जो किसान वर्ग का है, गौरव जी, जो किसान वर्ग का है, जो क्योंकि हरियाणा तो सारा ही आप किसान वर्ग पे डिपेंड है, 60 से बहु पब्लिक भारतीय जनता रहती है, तो किसान वर्ग के लिए 2-3 चीजें मैं सजेशन करना चाहता हूँ जल्दी से। एक तो किसान को अभी थोड़ी सी बारिश की, थोड़ी सी मौसम की मार पड़ी, तो उनको एक तो लोन वगैरह थोड़े से बढ़ाएं, एक क्राइटेरिया तो अब है, और थोड़ा सा सुविधाजनक दें, और दूसरा थोड़ा वेयर हाउस वगैरह की करें ताकि अगली बार जो आगे कोई ऐसे मौसम आए तो हम कलेक्ट कर सके, हम उसको स्टोर कर सके और हमारे साथ अन्याय ना हो। किसान के लिए थोड़ा सा सरकार कोई और कर रही है, लेकिन और जरूरत है। मैं करता हूँ, अपील करता हूँ कि सरकार। ठीक है योगेश जी, ये मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मैं आज पहली बार कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन को ये अपने पुलिस प्रशासन, इनको चाहे लोग जो मर्जी कहते हो, लेकिन आज के दिन ये सब जिंदाबाद, काम शानदार कर रहे हैं। लेकिन इनसे बड़ी जिंदाबाद मेरी जनता है जिसने पूरा सहयोग दिया है भरपूर, और ये प्रूव किया है कि हम बहुत समझदार हैं। इसके साथ छोटी सी बात करना चाहता हूं, पता नहीं क्यों इनके दिमाग में कहां से आया कि शराब की दुकानें बंद की जाएं, जबकि शराब का उपभोक्ता बेचारा सबसे शरीफ, सबसे ज्यादा मार खाने वाला होता है और सबसे ज्यादा मदद करता है मौके पे। अगर ये बढ़ा दिया पर बोतल 1 रुपए, अरे बढ़ा दिया, ये बंद क्यों की, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये चलती रहती, कम से कम कोई भी मेडिकली या साइंटिफिकली किसी ने कहा नहीं है कि ये खराब है, फिर आपने क्यों बंद की? नहीं, वो कहा जा रहा है कि उससे जो है इम्यून सिस्टम कमजोर, ये सब नकली बातें। किसी ने ये भी कहा था कि दाढ़ी मूंछ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग रखे हुए हैं। किसी ने कहा, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो चालू रख सकते थे ये लोग। नहीं, ये पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें एक सजेशन भी आया था। शालिनी जी को आवाज जा रही है क्या? फाइनल कमेंट? नहीं आ रही है आवाज शालिनी जी को। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना तो तय है कि ये वक्त है कि सब मिलजुल कर एक साथ आए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, सरकार हो, प्रशासन हो, आम आदमी हो, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो या मीडिया वाले, सब एकजुट। आप अगर उनका साथ देंगे तो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।